हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में अपने बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र के सभी छात्रों का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं वैधीकरण के संकट पर हैबरमास का दृष्टिकोण क्या है नामक टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे व्यू पॉइंट ऑफ हैबरमास ऑन लेजिटिमेशन क्राइसिस। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था के प्रारूप तथा हैबरमास द्वारा प्रस्तुत वैधीकरण के संकट में सामाजिक व्यवस्था के बारे में मुख्य अंतर सामाजिक प्रतिमानों के अनुरक्षण तथा सामाजिक एकीकरण से संबंधित उपव्यवस्थाओं के बारे में है और इसमें बहुत सारा मैटर कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। पार्सन्स के सारे विचार हमने कल आपको बताए थे। ठीक है, तो आज हम हैबरमास का दृष्टिकोण देखने का प्रयास करेंगे। पार्सन्स के अनुसार प्रतिमानित अनुरक्षण से संबंधित उपव्यवस्थाएं साझा मूल्यों की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों का सामाजिकरण करती हैं, जबकि एकीकरण करने वाली उपव्यवस्थाएं साझा किए गए कुछ आदर्श नियमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित करती हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ माध्यम और स्वीकृतियाँ आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। तो इसमें देखिए स्वीकृतियाँ क्या हैं। स्वीकृतियाँ समाज में दो तरह की हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो जो सकारात्मक स्वीकृति है वो प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन किस रूप में है? धन या पुरस्कार के रूप में होता है। और जो नकारात्मक स्वीकृति है वो है भय, शक्ति या दंड। यानी भय को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? वो शक्ति के द्वारा या दंड के द्वारा। अब सकारात्मक में देखिए तो हम क्या करते हैं? आग्रह करेंगे। आग्रह करेंगे तो उसके प्रभाव का उपयोग होगा। और दूसरी साइड में नकारात्मक में हम विशेष निर्देश देते हैं प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये कार्य नहीं करने हैं, अमुक कार्य नहीं करने हैं। तो ये सारी बातें हो गई। इनमें हम माध्यम जो लेते हैं, जो पहला था प्रोत्साहन और भय, जो हमने सकारात्मक नकारात्मक के रूप में बताया था आपको, वो परिस्थिति संबंधी है। ठीक है, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो हमने आपको आग्रह और विशेष निर्देश बताए हैं वो उद्देश्य संबंधी है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। पार्सन्स ने ये भी बताया कि प्रत्येक उपव्यवस्था से संबंधित साधन कुछ सामान्यीकृत माध्यमों जैसे धन, शक्ति, प्रभाव तथा प्रतिबद्धता के रूप में प्रकट होते हैं। इनमें से प्रत्येक माध्यम का उपयोग विभिन्न अंतःक्रियाओं को इस तरह एक विशेष संरचना का रूप देने के लिए होता है कि प्रत्येक उपव्यवस्था की कार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहें। इसके बाद भी विभिन्न अंतर्क्रियाओं को संगठित करने के लिए प्रत्येक माध्यम का तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है। सभी माध्यम इसके लिए सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक स्वीकृतियों से का उपयोग करते हैं। तो सभी माध्यम इसके लिए कैसे हैं? सकारात्मक या नकारात्मक स्वीकृतियों का उपयोग करने वाले होते हैं। लेकिन इन स्वीकृतियों को लागू करने के लिए या तो उन परिस्थितियों पर नियंत्रण लगाया जाता है जिनमें व्यक्तियों को क्रिया करना आवश्यक होता है, अथवा एक विशेष परिस्थिति में लोगों के इरादे और लोगों के उद्देश्यों में परिवर्तन लाया जाता है। विभिन्न माध्यमों के द्वारा लागू की जाने वाली स्वीकृतियों को
पार्सन्स ने जो हमने अभी आपको एक चित्र के द्वारा जो समझाया था उसमें स्पष्ट कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स ने विभिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए हैबरमास ने विभिन्न कार्यकारी माध्यमों द्वारा स्थापित उपव्यवस्थाओं जैसे अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, संस्कृति है और सामाजिक नियंत्रण है, इनके एकीकरण को व्यवस्था का एकीकरण माना है, कहा है। जबकि संप्रेषण के सामान्यीकृत तरीकों से स्थापित एकीकरण को उन्होंने सामाजिक एकीकरण की दशा कहा है। उन्होंने सामाजिक अंतरक्रियाओं से उत्पन्न एकीकृत व्यवस्था को जगत जीवन या जनजीवन शब्द से संबोधित किया है तथा यह बताया है कि क्योंकि एक वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य में जनजीवन का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से है, अतः उनमें विभिन्न माध्यमों पर आधारित व्यवस्थाओं की तरह कार्यात्मक रूप से विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि हैबरमास ने पार्सन्स के आई व एल उपव्यवस्था की जगह सामाजिक व्यवस्था का एक त्रिकोणीय मॉडल प्रस्तुत करके विभिन्न उपव्यवस्थाओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया है। तो इसे हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए चित्र को देखिए। माध्यम के प्रकारों का त्रिकोणीय मॉडल किस तरह से हैबरमास ने दिया है, तो इसमें देखिए आपको लेके चलते हैं चित्र पर। आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी है, राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। विभिन्न कर बीच में आ रहे हैं, दबाव। अब चलिए इधर देखते हैं, उपभोग की वस्तुएं, श्रम की आपूर्ति, और दूसरे साइड में देखते हैं कल्याणकारी व्यक्तियों की निष्ठा, और नीचे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। इस तरह से ये पूरा त्रिकोण हैबरमास ने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। हैबरमास के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था उसकी सामान्यीकृत स्रोत या माध्यम को जन्म देती है या उसे विकसित करती है, जो किसी न किसी रूप में आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य इस व्यवस्था द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का एक समुचित स्तर बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कुछ भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरी उपव्यवस्थाओं से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करती हैं। इसके बाद भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, या दूसरे शब्दों में कहें तो जगत जीवन या जनजीवन, कुछ स्वतंत्र या अकार्यात्मक तर्कों को भी उपयोग में लाती हैं। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं से केवल इसी कारण अनुकूलन नहीं करती कि एक बृहत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, बल्कि ऐसा जगत जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के प्रति उसके द्वारा निभाई जाने वाली उसकी विशेष भूमिकाएं हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अनेक सुरुचिपूर्ण सांस्कृतिक तथ्यों जैसे वैज्ञानिक ज्ञान है, वैधानिक सिद्धांत हैं, अथवा शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि वे तर्क के मानकों, प्रामाणिकता तथा ईमानदारी पर आधारित कार्यविधि के अनुरूप हों। वैधता पर आधारित इन मानकों को उन अभिकरणों द्वारा लागू किया जाता है जिनके द्वारा जगत जीवन का निर्माण किया जाता है। इन मानकों को
सुरुचिपूर्ण तथ्यों की वैधता पर ध्यान न देकर केवल राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों के लिए न तो तोड़ा जा सकता है, न ही उन पर कोई समझौता किया जा सकता है। यही वह दशा है जिससे समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं के बारे में सामाजिक अंतर्क्रियाओं के एकीकरण की कार्यात्मक स्वायत्तता किसी न किसी रूप में बनी रहती है। तो ये बात हमने आपको बच्चों हैबरमास के अनुसार आपको उनका दृष्टिकोण बताया। जगत जीवन अर्थात सामाजिक अंतर्क्रियाओं पर आधारित सामाजिक एकीकरण की यह स्वायत्तता वह है जो अक्सर पूंजीवाद पर आधारित कल्याण राज्य के लिए संकट की दशा पैदा करती है। हैबरमास ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज का कार्यात्मक विभेदीकरण वर्ग आधारित श्रम विभाजन के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः उसमें एक व्यवस्थित एकीकरण की कमी होती है। यह विचार है जो मार्क्सवादी विश्लेषण की जगह पार्सन्स के कथन का समर्थन करता है। तो यहाँ ये दोनों राइटर बिल्कुल एक दूसरे का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत एकीकरण के उद्देश्यपूर्ण तथा परिस्थिति संबंधी माध्यमों का मूल्यांकन करते हुए हैबरमास ने लिखा है कि सामाजिक एकीकरण की दशा क्योंकि कुछ उद्देश्यपूर्ण माध्यमों के द्वारा क्रियाशील होती है, इसकी प्रकृति साझा मूल्यों से संबंधित आदर्श नियमों पर आधारित एकीकरण के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद भी क्योंकि इसके अभिकरणों पर विभिन्न मूल्यों को लागू नहीं किया जा सकता, अतः इन मूल्यों को एक मत के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए मूल्यों के सामान्य हितों का समावेश होना ज़रूरी है। दूसरी ओर देखिए, क्योंकि वर्ग आधारित समाज वे होते हैं जिनमें विभिन्न समूहों के भौतिक हित एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए इनमें केवल कुछ आदर्श नियमों के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता। विकल्प के रूप में विभिन्न समूहों के पारस्परिक संघर्षों को कम करने के लिए शक्ति अथवा दबाव के कुछ विशेष तरीकों का उपयोग किया जाने लगता है। इस तरह के संघर्षों को जब काफ़ी सीमा तक दबा दिया जाता है, तभी आधिकारिक तौर पर मूल्यों पर कोई एक मत बन पाता है। स्पष्ट होता है कि इस प्रकार से स्थापित सामाजिक एकीकरण में मूल्यों से संबंधित एक मत मार्क्सवादी अर्थ में केवल वैचारिक रूप में ही रह जाता है। हैबरमास का विचार है कि इस प्रकार कार्यात्मक रूप से विभेदीकृत समाज में उत्पादन संबंध की व्यवस्था का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि पूंजीवादी समाज में सामाजिक एकीकरण का जो उच्च स्तर दिखाई देता है, वह पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ की वैचारिकता अर्थात विनिमय की समानता तथा औपचारिक अधिकारों से ही संबंधित होता है, जबकि इसी के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के कार्यात्मक संगठन से संबंधित निहित विरोधाभासों के कारण एक व्यवस्थित एकीकरण का स्तर निम्न रह जाता है। हैबरमास के अनुसार किसी वर्ग के रूप में एक संगठन की मुख्य कमजोरी यह है जब किसी व्यवस्था के एकीकरण में कार्यात्मक विभेदीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, तो उन्हें सामाजिक आधार पर दूर नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि आर्थिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित वर्ग आधारित असमानताओं के औचित्य को कुछ सामान्यीकृत हितों के संदर्भ में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था में पैदा होने वाली समस्याएं सामाजिक एकीकरण के लिए एक संकट का रूप ले लेती हैं। जब कोई सामंतवादी समाज पूंजीवादी समाज के रूप में बदलता है, तो राज्य व्यवस्था में वर्ग विभाजन कम हो जाता है और इस प्रकार काफ़ी सीमा तक राजनीतिक संकट में भी कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको
बताई हैं हैबरमास के अनुसार। अब बहुत थोड़ा सा और स्पष्ट करना है उसमें क्या क्या है। उसमें देखिए, वैधीकरण के संकट के राजनीतिक तथा आर्थिक संदर्भ को आगे स्पष्ट करते हुए हैबरमास बता रहे हैं कि एक बार जब राज्य व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंध की जिम्मेदारी ले ली जाती है, तब आर्थिक संकट तुरंत राजनीतिक समस्याओं के रूप में स्पष्ट होने लगता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संकट, जो साधारणतः उदार प्रकृति के समाजों में पैदा नहीं होता है, एक गलत ढंग से स्थापित आर्थिक संकट बन जाता है। इस दशा में यह ज़रूरी होता है कि राज्य एक कार्यात्मक संतुलन स्थापित करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित संसाधनों पर अधिक ध्यान दे। इसके बाद भी वर्ग आधारित समाजों में स्वार्थों के टकराने के कारण जब राजनीतिक संकट फिर से मुखर होने लगता है, तब प्रत्यक्ष सामाजिक एकीकरण के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं रह जाता। इस दशा में राज्य के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि वह अपनी वैधता में होने वाली कमी से संबंधित कार्यों के औचित्य को कैसे सिद्ध करे। इस नुकसान को, इस क्षति को पूरा करने के लिए राज्य के लिए ज़रूरी है कि वह जनसाधारण के जीवन के लिए कुछ अर्थपूर्ण संसाधनों जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, धार्मिक तथा नागरिक परंपराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों आदि को उपयोग में लाने की रणनीति बनाए। हैबरमास का मानना है, यदि जनसाधारण के जीवन में पैदा होने वाली इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो इससे वैधीकरण का एक ऐसा संकट पैदा होता है जिसके अंतर्गत लोगों का सार्वजनिक संस्थाओं से विश्वास समाप्त होने लगता है, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अथवा इससे एक ऐसा प्रेरणात्मक संकट पैदा हो जाता है जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उत्पादन और रोजगार के प्रति लगाव कम होने लगता है। इन सभी दशाओं के आधार पर हैबरमास ने जो निष्कर्ष दिया है वो इस प्रकार है। कल्याण राज्य के मॉडल पर आधारित पूंजीवादी में 4 तरह के संकटों का समावेश होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आर्थिक संकट, तार्किकता का संकट, वैधता का संकट और प्रेरणात्मक संकट। इसमें होगा क्या? संसाधनों की रिक्तता के जो क्षेत्र बनेंगे वो क्या हैं? मूल्यों में ह्रास आएगा, प्रशासनिक निर्णयों का क्षेत्र क्या रहेगा, और व्यवहार के अर्थ में परिवर्तन आएगा, प्रेरणा के अर्थ में रिक्तता आएगी। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम के रूप में होने वाली जो हानि है वो कैसे आएगी? करों और वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाएगी, कार्य निष्पादन व कल्याण कार्यों में कमी आ जाएगी, राज्य व अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा में कमी आ जाएगी, श्रम के प्रति उदासीनता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया है, वर्तमान पूंजीवाद में संकट के प्रकार किस तरह से होंगे। तो मैंने संकट के प्रकार भी बता दिए, संसाधनों की रिक्तता का क्षेत्र भी बता दिया और परिणाम के रूप में होने वाली हानि भी बता दी। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा है, हैबरमास के वैधीकरण के संकट के प्रति जो दृष्टिकोण है उस पर हमने प्रकाश डाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।